आज सुबह जब हमने ट्विटर खोला तो हमारी नज़र एक वायरल वीडियो पर पड़ी। उसी के साथ कुछ दोस्तों ने भी अलग अलग मैसेज कर हमें वो वीडियो भेजा। कहा कि इस पर बात होनी बेहद ज़रूरी है। दरअसल उस वीडियो में एक महिला अपने बच्चे को बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रही थी। इतनी बुरी तरह कि बच्चे के मुंह से खून तक निकलने लगा था। जब हमने मामले को और ठीक से एक्सप्लोर किया तो पता चला कि वो महिला उस बच्चे की माँ है और बच्चे की उम्र 1.5 साल है। आज की बड़ी खबर में हम इसी मुद्दे पर तसल्ली से बात करेंगे। इस केस के बारे में पूरी जानकारी देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हद से ज़्यादा मारते हैं, क्या उन्हें किसी तरह की मानसिक दिक्कत होती है। इसके अलावा बात होगी पैरा ओलंपिक्स के बारे में। यहाँ भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। 2 भारतीय महिलाओं ने मेडल भी जीते हैं। आपको बताएंगे कि वो दोनों भारतीय महिलाएं कौन हैं और कितने संघर्षों के बाद वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। इंडिया टुडे के प्रमोद माधव की रिपोर्ट के मुताबिक जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर के हैं। 22 साल की ये महिला यहीं अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। 5 साल पहले तमिलनाडु के विल्लुपुरम में महिला की शादी विधवाजन नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद दोनों मोटूर गांव में रहने लगे। दोनों के 2 बेटे हुए, जिनमें से एक 4 साल का है और एक 1.5 साल का। शादी के कुछ समय बाद ही इस कपल के बीच झगड़े होने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों अलग अलग रहने लगे। महिला अपने बच्चों के साथ चित्तूर में अपने माता पिता के पास आ गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि विधवाजन ही अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़कर आया था। इसी दौरान तुलसी के रिश्तेदारों के हाथ एक बार उसका फ़ोन लग गया। उन्होंने देखा कि उसके फ़ोन में कई सारे वीडियोज़ हैं जिसमें तुलसी अपने 1.5 साल के बच्चे को बुरी तरह पीटते हुए दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है कि उसने खुद ये वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। एक वीडियो में वो मुक्के से अपने बच्चे के मुंह पर लगातार मार रही हैं। बच्चा बुरी तरह रो रहा है। महिला ने इतनी बुरी तरह बच्चे को पीटा कि उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। वहीं एक वीडियो में वो बच्चे के पैर पर मुक्का मारते हुए दिख रही है। इसके अलावा एक अन्य वीडियो में वो अपने बच्चे की पीठ दिखा रही हैं, जहां पर लाल लाल चकते बने हुए हैं, माने वो मारने के निशान हैं। महिला के रिश्तेदारों ने इन वीडियो की जानकारी उसके पति को दी। विधवाजन और उसके रिश्तेदार तुरंत चित्तूर में महिला के पास पहुंचे और बच्चे को अपने साथ विल्लुपुरम लेकर आ गए। बच्चे के ग्रैंडफादर गोपाल कृष्णन का कहना है कि उन्हें ये नहीं पता था कि महिला अपने बच्चे को इतनी बुरी तरह मारती है। हालांकि वो उसे एक बार पुडुचेरी के JIPMER अस्पताल लेकर गई थी ट्रीटमेंट के लिए। द हिंदू की रिपोर्ट की माने तो ये घटना इस साल फरवरी में हुई थी, लेकिन ये वीडियो बीते शनिवार यानी 28 अगस्त को वायरल हुई। जब ये वीडियो सामने आए तो सोशल मीडिया पर लोगों ने विरोध जताना शुरू किया। एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतनी क्रूरता, वो भी इस छोटे से मासूम बच्चे पर। इस औरत को तो इस मासूम को मारते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। ये औरत इस बच्चे की माँ तो नहीं हो सकती। ये वीडियो जहाँ कहीं का भी है, इस औरत पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे ट्वीट्स महिला के खिलाफ हुए। इसी बीच यानी आज 30 अगस्त को खबर आई कि महिला के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने चित्तूर के रामपल्ली इलाके से महिला को गिरफ्तार किया। हालांकि महिला अपने बच्चे को इतनी बेरहमी से क्यों मारती थी, इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला के खिलाफ IPC के सेक्शन 323 यानी जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, 355 यानी असॉल्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 भी लगाया गया है, जो चाइल्ड अब्यूज के मामलों से डील करता है। ये मामला ऐसा है जो कई तरह के सवाल हमारे सामने उठाता है। हमने अक्सर ही ये सुना है कि छोटे बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, उन्हें प्यार से रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि अनुशासन सिखाने के लिए बच्चों को कई बार मारना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि बच्चों पर पेरेंट्स किस हद तक सख्त हो सकते हैं, हमें लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। एज अ पेरेंट हम हमेशा सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना काफी जरूरी है। हाँ, ये एक हद तक बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को ये जानना कि क्या उनकी बाउंड्रीज है, क्या डिसिप्लिन में उनको रहना चाहिए, उनकी एक पूरी जिंदगी आगे शेप होती है। पर उसके लिए हम बच्चों को मारे, पीटे, चिल्लाएं, पनिशमेंट दें, ये जरूरी नहीं है। काउंसलिंग करके पेरेंट्स को समझाया जा सकता है टू क्रिएट पॉजिटिव पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज टू बिल्ड हेल्दी बाउंड्रीज। पेरेंट्स को समझाना जरूरी है कि मारपीट का बच्चों की मानसिकता पर क्या असर होता है और उन्हें हमें कैसे प्रोटेक्टेड रहना चाहिए
डिसिप्लिन में भी, पर मारपीट के बगैर। किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को मारना नहीं चाहिए। मारने से बच्चे पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और हर बच्चा इससे अच्छाई की तरफ नहीं जाता। पेरेंट्स को बच्चों से वार्तालाप करनी चाहिए। सबसे पहले एक ऐसा बॉन्ड बनाना चाहिए जिसमें उनको बच्चों को समझना चाहिए, और समझने के लिए उन्हें एक एक्टिव लिसनिंग, मतलब अपने बच्चों को समय देना चाहिए। जब समय दे वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए जिसमें वो बच्चों के साथ ही हैं और बहुत सारी मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज नहीं कर रहे, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ, माँ बाप का सारी अटेंशन उनके ऊपर ही है। और तब बच्चा खुल के अपनी सोच, अपने विचार, अपने फीलिंग्स, अपने कंसर्न्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चैलेंजेस अपने माँ बाप को बताएगा। इस केस में अभी तक ये सामने आया है कि महिला का उसके पति के साथ काफ़ी झगड़ा होता था। इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या बच्चे को पीटना एक तरह से झगड़े का फ्रस्ट्रेशन निकालना हो सकता है, या महिला को किसी तरह की मानसिक दिक्कत भी हो सकती है। क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिलीवरी के 1.5 साल बाद तक हो सकता है? जो पेरेंट्स, फिर चाहे वो माँ हो या पिता, अपने बच्चे को हद से ज़्यादा पीटते हैं, क्या उन्हें कोई मानसिक दिक्कत होती है? इन सारे सवालों के जवाब भी हमें दिए एक्सपर्ट ने। सुनिए। काफी बार देखा जाता है कि बचपन में जो एक्सपीरियंसेस से लोग गुजरते हैं, जैसे कोई नेगेटिव इवेंट या कॉन्वर्सेशन, तो उसका असर लॉन्ग टर्म में हमारी पर्सनालिटी में देखा जाता है। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, या जिसे हम बेबी ब्लूज भी कहते हैं, वो बहुत कॉमन होता जा रहा है। बल्कि 5% महिलाओं का ये 3-4 दिन से लेकर 3 साल तक चल सकता है। इसमें महिलाएं काफी ओवरवेल्म्ड महसूस करती हैं। इस वजह से हमारे जहन, स्वभाव में भी चेंजेस आ सकते हैं और डिप्रेशन और गुस्सा भी फील कर सकते हैं। अगर ये 1.5 साल बाद होता है तो इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साथ कुछ और ऐसी प्रभावित चीजें भी होती हैं जिसका असर हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं। जैसे इसमें हमने देखा कि अपनी शादी में पति पत्नी का अच्छा रिश्ता नहीं था और वो बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे, तो ये एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जिसको हम एजिटेटेड डिप्रेशन बोलते हैं, इसमें ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन तब्दील हो जाता है। इस तरह की मारपीट से बच्चों की मानसिकता पर काफी गलत और गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें जैसे हमने इस वीडियो में देखा, क्योंकि बच्चे छोटी उम्र में ऐसी चीजें दिल से लगा लेते हैं और यही बातें वो अपने साथ जिंदगी में आगे तक लेके चलते जाते हैं। क्या काउंसलिंग करके ऐसे पेरेंट्स का इलाज किया जा सकता है? क्या ट्रीटमेंट होगा? डॉक्टर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? इसका जवाब भी सुनिए एक्सपर्ट की जुबानी। इस केस में भी और वैसे भी काउंसलिंग काफी बेनिफिशियल होती है। इस केस में जैसे हमने देखा 3 तरह की काउंसलिंग की जरूरत होगी। पहली, इंडिविजुअल थेरेपी, उस औरत के साथ जो एक मानसिक स्थिति से गुजर रही है, तो उसकी मानसिक स्थिति को स्टेबल करने के लिए इंडिविजुअल थेरेपी और काउंसलिंग बहुत आवश्यक है। दूसरी थेरेपी होगी मैरिटल थेरेपी, जिसमें हस्बैंड और वाइफ अपने रिश्ते को कॉर्डियल बनाना सीखेंगे। और तीसरी बहुत जरूरी होगी पेरेंटल काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग के जरिए पेरेंट्स को बच्चों की परसेप्शन से चीजें समझाना या समझाया जा सकता है और स्ट्रैटेजी सिखाई जा सकती है, जिससे उनके बीच में एक कम्युनिकेशन बेटर होता है, इम्प्रूव हो सकता है और रिलेशनशिप स्ट्रेन होने से वो बच सकते हैं। काउंसलिंग से सिचुएशन बहुत बेटर हो सकती है। सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल, इतने कठोर अब्यूज का बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसका जवाब भी सुनिए एक्सपर्ट से। इस तरह की मारपीट और टॉक्सिक पेरेंटिंग का बच्चों पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। उनकी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल ग्रोथ पर बहुत असर पड़ता है। ऐसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहने से बच्चे काफी लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म की वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ पर प्रभाव पड़ता है, और जब बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो अब्यूज, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इसका असर उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर भी दिखता है
और एक ट्रस्ट डेफिसिट या पैरानोया जैसी मेंटल हेल्थ कंडीशंस उनकी लाइफ में आ जाती हैं। कई बार वो खुद भी अग्रेसिव हो जाते हैं और एंटी सोशल पर्सनालिटीज बन जाते हैं। इस तरीके की मारपीट का बच्चों पर वाकई ही बहुत गहरा असर पड़ता है। केस अभी पुलिस के हाथ में है, महिला गिरफ्तार हो गई है, जांच चल रही है। नतीजा क्या होगा भविष्य बताएगा, लेकिन इतना हम जरूर बता सकते हैं कि इस महिला ने बच्चे की जिस कदर पिटाई की है वो एक अमानवीय कृत्य है। उम्मीद करते हैं कि बच्चे के साथ न्याय होगा। ये थी हमारी पहली बड़ी खबर। अब बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में, यानी पैरा ओलंपिक्स में महिलाओं के प्रदर्शन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि पैरा ओलंपिक्स आखिर होता क्या है। जिस तरह ओलंपिक्स होते हैं उसी तरह पैरा ओलंपिक्स होता है। इसमें ऐसे एथलीट पार्ट लेते हैं जो किसी न किसी तरह से डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। पैरा ओलंपिक्स शब्द में पैरा शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है साथ में या पास में। यानी पैरा ओलंपिक्स का मतलब ओलंपिक्स के पैरेलल होने वाले गेम्स, यानी उसके साथ साथ होने वाले गेम्स। बस अंतर इतना है कि इसमें डिसेबिलिटी का शिकार व्यक्ति हिस्सा लेते हैं। ये भी ओलंपिक्स की तरह 4 साल में एक बार होते हैं। इस बार ये गेम्स जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहे हैं और इसमें भारतीय खिलाड़ी और एथलीट शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक 7 मेडल भारत ने जीत लिए हैं। इनमें से 2 मेडल्स 2 लड़कियां लेकर आई है। इन्हीं लड़कियों के बारे में आगे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाविनाबेन पटेल की। उन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। 29 अगस्त को उनका मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी चीन की झो यिंग से हुआ था, जहां फाइनल में भाविनाबेन को 0-3 से हार झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने तब तक सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। इसी के साथ वो पैरा ओलंपिक्स के इतिहास में मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई। भाविनाबेन के सिल्वर मेडल जीतने के बाद से ही उन्हें लगातार बधाई मिल रही है। आज तक से बात करते हुए भाविनाबेन ने बताया कि वो पूरी तैयारी के साथ फाइनल के मुकाबले में उतरी थी, लेकिन नर्वसनेस की वजह से वे अपना 100% नहीं दे पाई। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में होने वाले मुकाबलों में वो जरूर गोल्ड जीतेंगी। सुनिए भाविनाबेन क्या कहती हैं। एक तरफ से मैं बहुत खुश भी हूँ और एक तरफ से थोड़ा नर्वसनेस था, तो उसकी वजह से मैं अपना जितना 100% देना चाहिए था वो नहीं दे पाई। उसकी वजह से मुझे थोड़ा मतलब मैं थोड़ा उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ, थोड़ा दुख भी फील हो रहा है। लेकिन मुझे ये भी है कि मैं ये कमी जो इस बार रही है वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। भाविना के जीतने के बाद उनके पिता ने भी मीडिया से बात की। उनका कहना है कि वे शानदार तरीके से अपनी बेटी का स्वागत करेंगे। सुनिए। इसने देश का नाम तो रोशन किया है। अभी वो सिल्वर भले गोल्ड मेडल नहीं लेके आई, अभी सिल्वर मेडल लेके आई है, तो हमें संपूर्ण खुश है। मौजूदा पैरा ओलंपिक्स को छोड़ दें तो पहले जितने भी पैरा ओलंपिक्स हुए हैं उनमें भारत ने कुल 16 मेडल्स जीते थे, जिनमें 1 मेडल किसी महिला द्वारा जीता गया था। उस महिला का नाम है दीपा मलिक। दीपा ने साल 2016 में शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता था। वो अभी पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट है। भाविनाबेन की जीत पर दीपा ने कहा कि उन्हें भाविना पर हमेशा से यकीन था। सुनिए। जो मुहिम एक चालू करी थी कि महिलाओं का भी पैरालंपिक में मेडल आए, और मुझे बेहद खुशी है कि वो लेगेसी एक महिला आगे लेके जा रही है, और वो भी व्हीलचेयर पैरा एथलीट और एक नए गेम में टेबल टेनिस की। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत में इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा और चाइना जैसे, कोरिया जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को की जड़ों को ये हिला देगी। तो बहुत, मैं तो डे 1 से इसके हर मैच में आई हूँ, और भवीना ने जो कामनेस, जो कंपोजर, जिस मेच्योरिटी के साथ खेला है, मैं मेच्योरिटी वर्ड यूज करूंगी, क्योंकि एक खिलाड़ी तब मेच्योर हो जाता है जब उस खिलाड़ी को कोचिंग में दी गई सारी शिक्षा को अपने मैच में इम्प्लीमेंट करने का एक अनुभव आ जाता है। तो जिस तरीके से उसने शांति के साथ खेला है, और उसकी शांति ने जो अशांति मचाई अपने ओपोनेंट के दिमाग में, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। तो बहुत बहुत खुश हूँ। 34 बरस की भाविना की जीत के बारे में तो सब जान गए, लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुंची ये जानना भी बेहद जरूरी है। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाविना का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के सुंधिया गांव में हुआ था। नवंबर 1986 में जब 12 साल की थी तब पोलियो का वे शिकार हो गई थी।
मिडिल क्लास परिवार से आती थी, इसलिए तुरंत सही ट्रीटमेंट नहीं हो सका। मगर पिता ने किसी तरह विशाखापट्टनम में भाविना को ऑपरेशन करवाया, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। भाविना खुद के पैरों से चल नहीं पाई और बहुत ही कम उम्र से ही व्हीलचेयर के सहारे हो गई। गांव में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद 2004 में अहमदाबाद में आगे की पढ़ाई के लिए ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन से जुड़ी। यहाँ उन्होंने विजुअली इम्पैक्टेड बच्चों को टेबल टेनिस खेलते देखा तो वो खुद इंस्पायर हुई और उन्होंने भी खेलना शुरू कर दिया। यहीं से नए सफ़र की शुरुआत हुई। TOI की रिपोर्ट की माने तो भाविना को टेबल टेनिस वेन्यू तक पहुंचने के लिए शेयर्ड ऑटो रिक्शा से सफ़र करना पड़ता था, 2 बसें बदलनी पड़ती थी। लेकिन भाविना ने हिम्मत नहीं हारी, स्टेट, नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची। 2011 में PTT थाईलैंड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंची। 2013 में एशियंस पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता। भाविना को पूरा यकीन है कि वो आगे गोल्ड मेडल भी जीतेंगी। हम भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अब बताते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी महिला के बारे में। इनका नाम है अवनी लेखरा। 19 साल की निशानेबाज हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही वो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पैरा ओलंपिक्स के इतिहास में भारत की शूटिंग में यह पहला गोल्ड मेडल है। अवनी ने सोमवार 30 अगस्त को हुए फाइनल में 249.6 अंक हासिल करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चीन की झांग कुइपिंग 248.9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। मेडल जीतने के बाद अवनी ने आज तक से हुई बातचीत में कहा कि वो पूरे समय अपने काम पर फोकस कर रही थी। वो मेडल के बारे में नहीं सोच रही थी, नहीं ये सोच रही थी कि वो कहाँ है, बस हर शॉट में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी। वो कहती हैं कि उनके इस सफ़र में उनके पेरेंट्स ने उनका काफ़ी सपोर्ट किया, एक खास मैसेज भी उन्होंने लोगों को दिया। वो कहती हैं हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप बस कड़ी मेहनत करनी है, खुद पर भरोसा करना है। इन्हीं 2 चीज़ों से मुझे मेडल जीतने में मदद मिली है। मुझे लगता है कि हर किसी को खुद पर भरोसा करना चाहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। इसके अलावा वे अपने मेडल को पूरे भारत को डेडिकेट करती हैं। सुनिए। ये मेडल मेरा नहीं है, पूरा इंडिया का है। सो ये मैं सारे इंडियंस को डेडिकेट करना चाहती हूँ। एंड जस्ट सबको मैं यही बोलूँगी कि जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। अवनी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी लगातार मेहनत कर रही थी, उसका ये नतीजा है कि गोल्ड मेडल आया। सुनिए अवनी के पिता ने क्या कहा। इसमें बहुत मेहनत लगी, आसान नहीं है उस लेवल पे मेडल जीतना, तो काफ़ी महीनों से लगातार मेहनत का परिणाम है ये। और अच्छा लगता है जब आप मेहनत करो, उसका परिणाम पॉजिटिव हो। क्वालिफाइंग राउंड से लेकर आप आज फाइनल राउंड तक लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे, बीइंग ए पेरेंट कैसा एक्सपीरियंस रहा मैच देखना? ये बहुत धड़कने बढ़ा देने वाला है, बहुत एक्साइटिंग था, काफ़ी ऊपर नीचे स्कोर हो रहा था, तो उसी के साथ दिल की धड़कनें भी अलग अलग गति से मूव कर रही थी, गूज बम्स आ गए 1-2 बार, तो बहुत एक्साइटेड था। अवनी जयपुर की रहने वाली हैं। शूटिंग में SH1 कैटेगरी में खेलती हैं। साल 2012 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें 6 महीने तक बेड पर ही रहना पड़ा। 2015 में उनके पिता ने पहली बार उनका परिचय खेलों से करवाया। अवनी ने शुरुआत तीरंदाजी से की, जिसमें उन्हें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया। उसके बाद उन्होंने शूटिंग की तरफ रुख किया। 2015 में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने राजस्थान के लिए गोल्ड जीता। 2017 में उन्होंने दुबई में IPC पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता। 2 साल बाद क्रोएशिया में हुए पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में एक बार फिर सिल्वर जीता। इसी साल मार्च में हुई नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में अवनी ने अपना पहला गोल्ड जीता। उन्होंने इस साल फरवरी में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते अवनी घर पर ही शूटिंग रेंज बनाई थी और यहीं वो प्रैक्टिस करती थी। दीपा मलिक ने भी ट्वीट कर अवनी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अवनी ने पूरे देश को सेलिब्रेट करने का मौका दिया है। ये भी कहा कि अवनी का मेडल पूरे पैरा ओलंपिक्स को रोशन करेगा। PM मोदी समेत कई नामी हस्तियों ने उन्हें बधाई दी और बधाइयों का तांता लगातार चल रहा है। शुरू में ही बताया था कि 3 भारतीय महिलाएं पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीत चुकी हैं। 2 के बारे में तो बता दिया, तीसरी महिला है दीपा मलिक, जिन्होंने सबसे पहले मेडल जीता था। उनका जन्म हरियाणा के सोनीपत में हुआ था, आज से करीब 50 साल पहले।
पापा आर्मी में थे। 6 साल की थी दीपा जब पहली बार ट्यूमर की चपेट में आई। ट्यूमर ने दीपा की रीढ़ की हड्डी को निशाना बनाया था। बीमारी थी तो इलाज हुआ। पूरे 3 साल लगे दीपा को उससे छुटकारा पाने में। साल 1999 में ट्यूमर ने दीपा के स्पाइनल कॉर्ड को फिर से निशाना बनाया। इस दफा सर्जरी हुई। ट्यूमर तो चला गया पर दीपा कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। ट्यूमर दीपा को व्हीलचेयर पकड़ा गया। साल 2006 में दीपा ने स्पोर्ट्स में एंट्री ली थी। स्विमिंग कंपटीशन के जरिए 2016 में हुए पैरा ओलंपिक्स में शॉटपुट खेला और 4.61 मीटर के साथ दूसरे नंबर पर रही, यानी सिल्वर मेडल जीता था। अगर मौजूदा पैरा ओलंपिक्स की बात करें तो भारत के टोटल 54 प्लेयर्स और एथलीट्स गए हैं। 7 मेडल तो आ गए हैं, उम्मीद है ये संख्या और बढ़ेगी। ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप हमें theordinaryshow@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। शुक्रिया।